जलीस, हर कत्ल, हर नाखुशगवार वाक़े के पीछे किसी शख्स की गैर मुतवाज़िन जज्बाती कैफियत ही हुआ करती है। क्या जबकि अगर मेरी मौकला ने आपका घर न छोड़ा होता तो ये नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो चुका होता। नहीं, चूंकि आप मेरी मौकला को उसका जायज मुकाम देने, अपने बच्चों से उसकी इज्जत करवाने और वो तहफ़्फ़ुज़ जो उसे मिलना चाहिए वो फराम करने ही में नाकाम नहीं रहे, बल्कि आपने उसकी तौहीन, उसकी तज़ीक़ में कोई कसर नहीं उठा रखी। इसलिए उसके दिल में आपके लिए शदीद नफरत पैदा हो चुकी है और अब मुफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं। वो आपसे तंसीख निकाह चाहती है। बाबा उसे समझाएं कि खानदान की इज्जत की धज्जियां ना बिखेरे। बेटा मैंने उसे बहुत समझाया। वो इतनी सरकश और बदजन हो गई है कि कभी कभी तो मुझे उससे खौफ सा आने लगता है। यूं लगता है जैसे वो सब कुछ भस्म कर देने के दर पे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे लेके चलो उसके पास। अरे मैं समझाऊंगी उसे अच्छी तरह। नेकबख्त, जब उसने मेरी नहीं मानी तो किसी की भी नहीं सुनेगी। माफ कीजिएगा बाबा, असल में तो आप ही की शय पर इतना उछल रही है। हॉस्टल चली गई थी तो अकेले पड़े रहने दिया होता, 2-4 दिन में ही तारे नजर आ गए होते। लेकिन अगर आप उसके पास रोजाना जाएंगे, उसकी दिलजोई करेंगे, तो ये समझेगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया। काश मैं उसका बाप ना होता, और अगर अल्लाह ने मुझे उसका बाप बना ही दिया था तो काश मैं बेहिस होता। बाबा अभी तो वो कटहरे में जाकर खड़ी हुई है। छोटी सी खबर छपी है कि जलीस बिल्डर्स के जलीजुल हसन साहब की अहलिया मौसूफा ने अपने शौहर के खिलाफ बैक वक्त 2 मुकदमात दायर कर दिए। 2-4 पेशियों के बाद जब किस्सा हवा पकड़ेगा तो अखबारों में तस्वीरें छपना शुरू हो जाएंगी, गली गली रुसवा हो जाएगी खानदान की इज्जत। अरे बेटा, वैसे तो तुम मुंह सिए बैठे रहते हो, या इस वक्त ऐसा नक्शा खींचा है कि मुझे तो हौला के रख दिया तुमने। अम्मी यूं समझे अब तो पानी सर से जैसे गुजर गया। देखें, जब तक अनिका रहमान के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा था तब तक और बात थी, लेकिन जब से उल्फत बेगम इसमें इन्वॉल्व हुई हैं मैं बहुत परेशान हो गया। परेशान ना हो जलील साहब, ऐसी कोई बात नहीं। एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। बैरिस्टर साहब, मैं कैसे परेशान ना हूँ? अभी तक तो यही प्रॉब्लम थी कि अलाटीज को किस तरह से फेस किया जाएगा, उनसे कैसे निपटेंगे, हमारी साख क्यों कर बच सकती है। लेकिन इस नए डिस्प्यूट की वजह से तो हमारी पोजीशन मजीद एम्बैरेसिंग हो जाएगी और इतने सालों की बनाई हुई रेपुटेशन खराब हो जाएगी और हमारे हरीफों को हमारे ऊपर हंसने का मौका मिल जाएगा और आखिर में होगा ये कि लोग हमारे ऊपर एतबार करना छोड़ देंगे। अब आप खुद बताइए कि इन सारी उलझनों से किस तरह से बचा जा सकता है। साहब, बहुत बुरी तरह 2 खवातीन के दरमियान फंस गए हैं। आप नहीं बल्कि हम। लेकिन वन थिंग आई एम श्योर अबाउट कि अनिका रहमान की बैकिंग बेगम साहबा को मिली हुई है, वरना वो इतना बड़ा और महंगा वकील हायर नहीं कर सकती थी और इतने जोन के साथ भी वो कोर्ट में नहीं आ सकती थी। बहरहाल अब तो जूतों फेस करना है। एक दीवानी मुकदमे की पेशी तो हम भुगत ही चुके। अब आइंदा हफ्ते दूसरी अदालत में पेशी के लिए तैयार रहिए। यस अनिका। जी मैडम। खैरियत तो है? आज आप ऑफिस क्यों नहीं आए? मैडम, मैंने फ़ोन करके अपने ना आने की वजह तो बता दी थी। मैंने कब कहा कि आपने इत्तला नहीं दी थी? बहरहाल आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, फौरन पहुंचिए। ठीक है मैडम। डिप्रेशन की वजह? मैं इस ख्याल से शर्मिंदा होता रहा कि मैंने अपनी औकात से बढ़कर बात कर डाली। शायद मुझे ऐसी बात करना नहीं चाहिए थी। सोहेल साहब, कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम हुजूम में नहीं बल्कि अपने दिल की फसील के बीच बैठकर गुजारना चाहते हैं।
आपने मुझे जैसे देखा, आपने समझा होगा कि मैं हमेशा से ऐसी हूं। नहीं, हर कामयाबी और उरूज के पीछे एक नजर न आने वाली रियासत और मशक्कत पोशीदा होती है। एक शख्स था जो मुझे कुछ से कुछ बना गया। मैं बेज़र थी और वो ज़रदार। स्टेटस की दीवार हमारे बीच हाइल हो गई और वो इतना कम हिम्मत निकला कि अपने माँ बाप के सामने मेरा हाथ थामकर ये न कह सका कि इस लड़की को मैंने ज़बान दे रखी है। ये शायद आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई गरीब लड़की किसी अमीर नौजवान के स्टेटस तक पहुंचने के लिए दीवाना पार डट गई। उसके मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। एक लंबी दास्तान है। आज मेरे पास सब कुछ है, मगर वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि वही कारवां, वही मंजिलें, वही रास्ते, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। यानी मैं जब उसके मकाम पर पहुंची तो वो गुम हो चुका था। गुम हो चुका था या रास्ता बदल चुका था? जो चीज़ हमें मिल ना पाए, हमारे हिसाब से तो वो गुम ही हो जाती है ना। फिर क्या, कहानी खत्म हो गई और आप तन्हा रह गई। जी मिसेस खान, आपसे मिलने के लिए बाहर कोई आया है। सरवर, इफ़ी बच्चों कैसे आए? बस पर। तो बाबा ने तुम्हें भी बता दिया मेरा पता? बाबा ने नहीं बताया। आज स्कूल से छुट्टी के बाद आपके पीछे पीछे आकर ये जगह देख गया था। घर पे सब लोग कैसे हैं? आपको क्या? चलो आओ, चाय पीना। नहीं। नाराज हो? अम्मी बहुत रोती हैं, परेशान रहती हैं आपकी वजह से। तैनियत भी बहुत याद करती है और नोमी सोमी भी। अब चलें, घर चलें। घर? हाँ घर। आए चलें अब। अभी नहीं। तो फिर जीतने के बाद। जी बीबी, आप मेरे मौक्कल जलीसुल हसन का घर छोड़ के कहाँ गई? अपने माँ बाप के घर। हमारी इत्तलात के मुताबिक आपने न सिर्फ अपने शौहर का घर छोड़ा, बल्कि कुछ अरसे बाद आप अपने माँ बाप का घर छोड़कर हॉस्टल चली गई। मैं पूछ सकता हूँ कि आप हॉस्टल किन वजूहात की बिना पर गई थी? Objection, Your Honor. This is an irrelevant question. It is not an irrelevant question. I am coming to the point. चिरा जारी रखें। जी बीवी, आप हॉस्टल किन वजूहात की बिना पर गई थी? ये मेरा जाती मामला है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपका जाती मामला है या नहीं। मुझे अपने सवाल का जवाब दरकार है। बोलिए। हमारा मौकफ ये है कि आप हॉस्टल इसलिए गई हैं ताकि आपके अफाल और अमाल पे कोई मोतरज ना हो सके, कोई पाबंदी ना लगा सके। Objection, Your Honor. ये मेरी मौकला की तौहीन कर रहे हैं। आप जिरा जारी रखें।
हमारे इल्म में है कि आपके ताल्लुकात न सिर्फ आपके बहन भाइयों बल्कि माँ बाप से भी कशीदा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्लीज कम टू द रेलेवेंट पॉइंट्स। इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? आप जरा जारी रखें। किसी भी फर्द की परख मुख्तलिफ हवालों से की जाती है और किसी शादीशुदा खातून की परख की सिर्फ दो कसौटियां होती हैं, एक उसका मैका और दूसरी उसकी ससुराल। और अगर दोनों में से किसी से भी ये एडजस्ट न कर पाए तो हमें वाकयात और हालात की नजाकत और गहराई में जाना जरूरी होता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आप जरा जारी रखें। हॉस्टल में आपसे कौन कौन मिलने आता था? मेरे वालिद और तो कोई नहीं। गोया आप वहां सुहेल अहमद नामी नौजवान की आमद रफ्त से इनकार कर रही हैं? बोलिए। वो भी आया एक दो मरतबा। Here lies the point, man. हॉस्टल के जराये से हमें मालूम हुआ है कि एक रात आप सुहेल के साथ 2 बजे वापस लौटी थी। लेकिन सुहेल मेरा खालाजाद भाई है, मेरी बहन का मंगेतर है। मैंने आपसे सुहेल से आपके रिश्ते की नौयत नहीं पूछी। मेरा सवाल यह है कि आप रात 2 बजे तक सुहेल के साथ क्या कर रही थी? 2 बजे? 2 बजे तो नहीं। चलिए 2 बजे ना सही, 1:45 बजे से। मुझे अपने वकील के पास जाना था और वहां से हम किसी और जगह चले गए, इसलिए इतनी देर रुकी। इतनी देर? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये मेरी मौकले की तौहीन कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, आप जरा जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। हमारा कहना यह है कि आपका अपने माँ बाप के घर से हॉस्टल जाने का सबब ही ये था कि वो लोग सुहेल से आपके ताल्लुकात पर मुतरिस थे। आप अपने शौहर से सिर्फ इसलिए खुला लेना चाहती हैं ताकि सुहेल से आप अपने काबिल इतराज मरासिम पर। ये सरासर गलत है, बहतान है। बैरिस्टर साहब, प्लीज स्टॉप इट। जज साहिबा, आई एम सॉरी, मुझे इस फाजिल अदालत से 2 मिनट चाहिए, इजाजत दीजिए। चूंकि ये फैमिली कोर्ट है और हम मुफाहमत को ज़्यादा अहमियत देते हुए इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर डिफेंडेंट कुछ कहना चाहें तो उनको इजाज़त दी जाए। हो सकता है इसमें बेहतरी या मुफाहमत की राह निकल आए। इजाज़त। थैंक यू। हम मियाँ बीवी में इख्तलाफात कितने गहरे सही, मगर मैं इस अदालत में ये गवाही देना चाहता हूँ कि ये औरत जो मेरी बीवी है एक बाहया और बाकिरदार औरत है। ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ना सही, लेकिन मुझे इसकी ये तजलील गवारा नहीं है। थैंक यू। अदालत अगली पेशी तक के लिए बर्खास्त की जाती है। साहब, ये आपने क्या किया? बैरिस्टर साहब, जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ। खातून आपको अदालत के कटहरे तक खींच कर ले आई है, आपसे अलग-अलग नफरत का इजहार कर रही हैं। आप पर एक और मुकदमा दायर किए बैठी हैं और आप चलो चलो यहां से। आई एम सॉरी बैरिस्टर साहब, लेकिन मुझे किसी भी औरत की जिल्लत और रुसवाई के एवज़ अपनी जीत गवारा नहीं है। स्ट्रेंज।
अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। कहाँ? हॉस्टल। बहुत तमाशा बनाते हैं, घर चलो। लेकिन बाबा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। रिक्शा। अम्मी, बाबा नहीं आए अभी तक? देखो आज क्या खबर लेके आते हैं। उल्फत ने तो खानदान की लुटियाई डूबी। वाकई अम्मी, इफ़ी बच्चों ने कोर्ट में जाके बहुत बुरा किया। मेरी तो कोई सुनता नहीं। तुम्हारे बाबा को भी मना किया था कि देखो कोर्ट कचहरी में उसके पीछे मत जाना, उसका हौसला बढ़ेगा, वो समझेगी कोई बड़ा अच्छा काम किया है उसने। मगर नहीं, पिछली पेशी पे भी हाजिरी देने गए और आज फिर पहुंचे हुए हैं। अम्मी जरा मैं जा रहा हूँ। कहीं मत जाओ, मुझे तुमसे काम है। अम्मी, इफ़ी बच्चों है? अरे इफ़त आ गई? आ गई। खानदान की इज्जत का नीलाम करवा के। जो आप जीत गई। क्या? चुप रह। फारखती दिलवाला है बेटी को। नेक वक्त ये तानो तशनी का मौका नहीं है। सरमत, दौड़ के बाजार तो जा, फूलों के गजरे ला, इन बाप बेटी के गले में पहनाऊंगी। ला हौल वला कुव्वत। उल्फत, क्या हुआ? होना क्या था दुल्हन? झंडे गड़वा के घर लौटी। अब रोती काहे को है बदनसीब? मुझे माफ कर दो। ना बेटा, कसूर तो हमारा था, बिला सोचे समझे। तुम्हारा भी जवाब नहीं है अजमत की माँ। पलक झपकते में कैफियत बदल जाती है तुम्हारी। माँ हूँ, पागल हूँ मैं। इट्स अ गुड न्यूज़। मिस रहमान, जाती तौर पर मैं समझता हूं कि डिफेंडेंट इतने नफ्सियाती दबाव में आ चुका है कि हमें दूसरे महाज पर पूरी कुव्वत से सिर्फ एक ज़र्ब लगानी और मैदान हमारे हाथ होगा। बेहतर होगा कि आप जल्द अज जल्द उनसे मेरी और अपनी मीटिंग रख लें ताकि चंद अहम नुकात पर बाहमी सलाह मशवरा कर लिया जाए। ठीक है जी। सोहेल साहब, कब मिल रहे उनसे? जी जब आप कहें मैडम। क्या बात है सोहेल साहब, आप कुछ अपसेट दिखाई दे रहे हैं। मैडम मैडम आई एम परफेक्टली ऑलराइट। शायद आप अदालत में जिरा वाले वाकये से अपसेट हैं। सोहेल साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप पर और आपकी कज़न पर जो भी इल्ज़ामात लगे हैं वो सरासर गलत हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो फिर कब आप उल्फत साहिबा से मीटिंग रख रहे हैं? जी सोहेल साहब, चलिए मैं आपके साथ चली चलूँ। थैंक यू मैडम। सब्र और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं जो तुम्हारे साथ रहा इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी हिमाकतों से इत्तेफाक था, बल्कि इसलिए कि बेजमीन और बेसाहिबान हो जाने के बाद कहीं तुम बेरिदा भी ना हो जाओ, तुम्हारे सर से चादर भी ना खींच ली जाए। लेकिन आज भरी अदालत में तुम पर जो कीचड़ उछाली गई उसने मेरी सारी रियाजत हकारत करके रख दी। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। बोलो क्या मिला तुम्हें? और जलीस मियां तो इतने शरीफ आदमी हैं कि तुम उनकी जितनी भी कदर करती कम था। और आज के बाद तो मेरे दिल में उनकी इतनी इज्जत बढ़ गई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो तो अपनी शराफत और नजाबत साबित करके चले गए, लेकिन मैं तुम्हारे बाप की हैसियत से उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बोलो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ डूब मरूं? और जलीस के खिलाफ क्या इल्जाम साबित कर सके तुम अदालत में? हाँ, मुझे गुमान तक नहीं था कि तुम इतनी कमजोर साबित होगी कि अपने साथ दूसरों के चेहरे भी मस्क कर डालोगी। तुम्हारी खुदसरी ने तुम्हें क्या दिया? क्या आया तुम्हारे हाथ? जिल्लत,
रुसवाई, शर्मिंदगी, बदनामी। बाबा, अदालत में मेरे खिलाफ जो कुछ कहा गया, आपने उसका यकीन कर लिया? बात मेरे यकीन करने या न करने की नहीं है। बेटियों की आबरू शीशे से ज्यादा शफाफ होती है। अगर उस पर एक गद्दी छींट भी पड़ जाए तो बाप और भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अब जो हुआ सो हुआ। रोने से क्या हासिल है? भाई आप अंदर नहीं जा सकते हो। देखिए, सिर्फ 2 मिनट की बात है, मुझे उल्फत साहबा से बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर आप नहीं जा सकते हो, ये जा सकती है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। ओके। देखिए, मुझे उल्फत साहिबा से मिलना है। वो तो हॉस्टल छोड़ के जा चुकी हैं। जी? कब? कल शाम को उनका फोन आया था कि मैं अपने घर चली गई हूँ, एक आधे रोज में आके सामान ले जाऊंगी। आई सी। आओ सोए। मुझे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, लाए थे 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। आरज़ू ही करते रहिएगा, वापस आ जाइए। अजी हजरत, माजी में किसी छापामार तंजीम से तो ताल्लुक नहीं रहा आपका? मेरा ताल्लुक तो किसी छापामार तंजीम से नहीं रहा, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि आपका ताल्लुक किसी आरजूमंद तंजीम से जरूर रहा है। हुजूर, जब ही तो अर्ज कर रहे हैं कि 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। आप तो बस आरजू ही करते रहिएगा। देखिए बेगम साहिबा, गैरत को मत ललकारिए, वरना वरना क्या? वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वल्ला कुछ भी नहीं। वो हम तो आपके गुलाम हैं। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? आप भूल गए, जलीस भाई और उनके बच्चों को हमने इनवाइट किया। नहीं नहीं, मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी। नहीं छोटी, तुम ये गेम नहीं खेल सकती हो। पापा, ये लोग मुझे नहीं खिला रहे। ओहो, अच्छा भाई, इसे क्यों नहीं खिला रहे हैं आप? पापा, ये कैसे खेल सकती हैं? हम लोग स्क्रैबल खेल रहे हैं। हाँ भाई, ये तो स्क्रैबल खेल रहे हैं, आप अभी बहुत छोटी सी हैं, ये नहीं खेल सकती आप। नहीं, मैं खेलूंगी। अच्छा, जबरदस्ती है। हेलो हेलो। अच्छा निगी, बेटा आप इसे अपना पार्टनर बना लें। चलो। जी फरमाइए। मैं उल्फत। जी मैं पहले सुन चुका हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, खुश हूँ। नाराज है मुझसे? नाराजगी ताल्लुक से होती है। बेटा जी पापा। आप लोग जरा ऊपर जाएं थोड़ी देर के लिए। और जब ताल्लुक ही न रहे तो फिर नाराजगी की क्या बात? मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। किस बात पर? खुला आपको कोर्ट से अगली तारीख को मिल जाएगा। खुला के हवाले से महर की हकदार नहीं है आप, लेकिन मैं आपको महर भी अदा कर दूंगा। और रहा दूसरे केस का सवाल, तो वो भी जीता वही समझे, इसलिए कि कोर्ट के कटहरे में खड़े होकर जो जिल्लत और रुसवाई मैंने बर्दाश्त की है, उसके मुकाबले में मैं अपने 150 अलॉटीज के सामने शर्मिंदा होना पसंद करूंगा। ना मुझे खुला चाहिए, ना महर। क्या चाहिए? मैं घर जाना चाहती हूँ। कौन सा घर? अपना घर, आपका घर।
हाँ, मेरे घर से आपका क्या ताल्लुक है? आप बहुत दूर निकल गई हैं और आसानी से वापसी मुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो नहीं। मुमकिन भी नहीं है। आई एम सॉरी जलीस। आप क्या समझती हैं कि आपके सॉरी कह देने से जो जिल्लत और रुसवाई मैंने कोर्ट में बर्दाश्त की है उसका अजाला हो सकता है? आप मुझे तुम क्यों नहीं कहते? प्लीज मुझे माफ कर दें जलीस। माफ तो बीबी आप मुझे कीजिए, आपने जो करना था वो कर चुकी हैं। नाउ फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन प्लीज। सुनिए। हेलो हेलो हेलो। अभी तो खैर पापा ने उसे मना कर दिया, मगर अगर वो दोबारा की तो क्या? आने दो। पागल तो नहीं हो तुम? कितने आराम से कह रही हो आने दो। तो और क्या कहूँ? देखूंगा। अगर वो इस घर में आ गए ना तो आई वोंट लेट हर स्टे इन दिस हाउस। नहीं रहने दूंगा। क्या नहीं मांगेंगी? कुछ नहीं। मिस्टर रऊफ, ये डिले हमारी रेपुटेशन के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। क्या किया जाए मैडम, इस तरह के वुडक्राफ्ट का बस एक ही कारीगर है और उसे भी अचानक गांव जाना पड़ा। कुछ कीजिए मिस्टर रऊफ। मैं तो कहती हूँ कि गांव जाकर उसे कांटेक्ट करें। मैं कोशिश करता हूँ। और मिस्टर उस्मानी, आप भी कुछ कीजिए। मैं कुछ करता हूँ मैडम। कितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, किस दिन काम आएंगे ये सब? आप दोनों प्लीज, आप दोनों मिलके कुछ कीजिए। आइए सुहेल साहब। मैडम ये कुछ सिग्नेचर्स करने हैं प्लीज। ठीक है। लीजिए सुहेल साहब, बैठिए। बैठिए ना। जी मैडम। इतने फॉर्मल ना रहा करें आप, ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। एंड यू आर वन ऑफ माई एग्जीक्यूटिव एंड we all are friends. जी जी मैडम। अपनी कजन की तरफ गए आप? नो मैडम, आई एम सॉरी, मैं उनसे अभी तक नहीं मिल सका। घबरा रहे हैं जाते हुए? मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं है। मिस्टर सुहेल जी। ख्वाब देखने के लिए होते हैं, हाँ देखते रहना चाहिए। अगर ख्वाबों में रहा नहीं करते। यस मैम। बाबा आओ बेटा, आओ आओ, बैठो बेटा। क्या बात है, अब तक सोई नहीं? बाबा नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा आपके पास चली जाऊं।
हाँ हाँ, अच्छा किया बेटा, बैठो। मुझसे मुझसे बहुत नाराज हैं पापा। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं। कोई बाप अपनी औलाद से नाराज हो सकता है भला, और वो भी बेटी से। देखो बेटा, जो होना था हो चुका। अब अपने जहन पर बोझ मत डालो। क्या पढ़ रहे थे पापा? कुछ भी नहीं बेटा, अब क्या पढ़ना, अब तो किताबी जिंदगी खत्म होने को है। नहीं नहीं पापा, ऐसे ना कहें। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं आपकी सारी बातें भूल गई थी। मुझे माफ कर दे पापा। होता है बेटा, होता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा। मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन किसी एक नाकामी को जिंदगी का रोग बना लिया जाए तो आगे के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं बेटा। अगरचे बातें करने का वक्त तो अब गुजर चुका है, लेकिन मुझे रूमी शहंशाह का एक कौल याद आ रहा है। उसने कहा था, खुदगर्जी को अलग रखो और जो कुछ तुम्हारी किस्मत में है उस पर राजी और शाकिर रहो। सच्ची खुशी तो सिर्फ उन लोगों को हासिल होती है जो अपने ऊपर हुकूमत कर सके, और बेटा अपने ऊपर हुकूमत वो ही करते हैं जो खुदगर्जी को अपनी जात से अलहदा रखते हैं। जी सर, कोई खातून आपसे मिलना चाहती हैं। क्या कहा मैंने? आई एम सॉरी सर, वो कहती हैं कि मुझे कोई पर्सनल काम है। मे बी सर के फ्लक आर्केड के लॉटीज में से हूँ। अच्छा ठीक है, भेज दो। राइट सर, आप मिल लीजिए उनसे। जी फरमाइए। बैठने को नहीं कहेंगे? बैठो। मुझे कोई कॉल ना दीजिएगा और कोई विजिटर अंदर न भेजिएगा। क्यों आए हो? आपसे मिलने। किस रिश्ते से? बीवी के रिश्ते से। देखो, मेरे साथ कोई नया खेल ना खेलो। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कोई गेम नहीं खेल रही। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। देखो, अपनी फजूल बातों से न मेरा वक्त बर्बाद करो और ना अपना। मैं जाऊँ? जी सुनिए, मैं घर आना चाहती हूँ।
कौन सा घर? अपना घर। बहुत मुश्किल है। क्यों? तुम कैसी औरत हो? सबसे पहले तुमने अपने आप को बर्बाद किया, उसके बाद मुझे एक मुसलसल अजाब में डाल रखा। अब कह रही हो कि मैं घर जाना चाहती। मैं बहुत बुरी हूं क्या? देखो, तुम्हें इतनी जुर्रत पैदा करनी चाहिए थी अपने अंदर कि शादी से पहले इस रिश्ते से इनकार कर देती। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी थी। जी जी, उस वक्त भी इसी तरह से जी जी कर रही थी। अब मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक दफा मुझे। मैंने तुम्हें कहा है ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक दफा। मेरा वही घर है जिसे तुम ठुकरा चुकी हो। मेरे पास दूसरा कोई घर नहीं है। प्लीज। थक गई हूं जनीस, चूर चूर हो गई। मुझे समेट लीजिए, बचा लीजिए मुझे। मुझसे इस तरह मुंह ना मोड़े। मेरे साथ वो सब कुछ ना करे जो मैंने आपके साथ किया। मुझे नहीं चाहिए खुला, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती। इफ़त, तुम कैसी औरत हो? तुम्हारा हर रूप अजीब गरीब है। तुम क्या हो? एक आम सी औरत। हाँ, मेरे रूप अजीबोगरीब है। पता नहीं ये रूप मैंने खुद लिए या औरों ने दिए, लेकिन नहीं, औरों ने नहीं, मैंने खुद ये रूप लिए। मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन नहीं पूछूंगी। इस बात की सरशारी में मैं सारी उम्र बिता देना चाहती हूँ। हाँ, मरने से पहले शायद पूछ लूं। नहीं, तब भी नहीं पूछूंगी। पता नहीं आप क्या जवाब देंगे। इफ़त, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें घर छोड़ दे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, अपने घर। इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद जो सिर्फ और सिर्फ
तुम्हारी वजह से मुझे उठानी पड़ी। उल्फत, तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत, और ये सब कुछ तुमने किया। किसके साथ? उसके साथ, उन लोगों के साथ जो पहले ही बिखरे हुए लोग थे। तुम्हें कोई ख्याल नहीं है? कोई ख्याल नहीं है? बच्चों का खेल समझ लिया है ना जिंदगी को। ये जिंदगी है, कोई लाइट का स्विच नहीं है कि इसे जब चाहा ऑफ कर दिया, जब चाहा ऑन कर दिया। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मैं आपकी बेबी हूं या नहीं? बताए ना प्लीज। हो। मैं कहीं और क्यों जाऊं? मैं आपके साथ जाऊंगी अपने घर। सिर्फ एक मौका दे दे, आखिरी मौका। ठीक, मैं तुम्हें सोच कर जवाब दूंगा। अभी तुम जाओ। चलो। ड्राइवर से कहें कि उल्फत बेगम को छोड़ आए। जाओ, तुम ड्राइवर छोड़ दो। इस वक्त जाना तो मुनासिब नहीं होगा। ऐसा है कि कल सुबह ऑफिस आते ही सबसे पहला काम ये करेंगे कि उनसे मिलने जाएं। ओके। जी भेजिए, वो खुद ही आ गई है। ओह, हाजिर हो सकती? आइए आइए उल्फत साहिबा, बड़ी